अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट हुक पढ़ेंगे नेक्स्ट जेएस के अंदर या रिएक्ट जेएस के अंदर। ये सेम हुक्स बेसिकली रिएक्ट के अंदर मौजूद होते हैं और इनको हम लोग नेक्स्ट जेएस के अंदर भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग ये दोनों हुक्स डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं और इनका फ़ायदा क्या होता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट को जो यहाँ पे प्लेलिस्ट है वो भी देख लें। वेब डेवलपमेंट की है, नेक्स्ट जेएस 14 है और ये मेरी जो लेटेस्ट प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने फिग्मा से डिज़ाइन के थ्रू वेबसाइट पूरी डेवलप करवाई है। सिंपल सा पोर्टफोलियो है, ठीक है। अच्छा, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं एपीआईज़ का ओवरव्यू दूंगा कि एपीआईज़ होती क्या है और कैसे हम लोग उनको कंज्यूम कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर। मतलब एपीआईज़ के थ्रू हम लोग कैसे डाटा को पॉपुलेट करवा सकते हैं, अपने एचटीएमएल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग इसको देखेंगे। उसके बाद टू डू लिस्ट भी मैं बनवाऊंगा यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट के थ्रू, और फिर पोर्टफोलियो। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट हुक। तो पहले अगर हम यूज स्टेट की बात कर लें, यूज स्टेट से भी पहले अगर हम लोग हुक की बात कर लें कि हुक्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हुक्स हमारे पास ये होते हैं कि हुक्स हमारे पास बेसिकली कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे पास कंपोनेंट की नेक्स्ट जेएस के या रिएक्ट जेएस के जो कंपोनेंट है, जैसे कि आप लोग को पता है कि रिएक्ट जेएस या नेक्स्ट जेएस हमारे पास कंपोनेंट बेस्ड होता है। उसमें हमारे पास कंपोनेंट्स प्रोवाइडर होते हैं, कंपोनेंट्स पे हम लोग काम कर रहे होते हैं। अपना एक कंपोनेंट बनाते हैं, होम कंपोनेंट हो गया, अबाउट कंपोनेंट हो गया, बटन का कंपोनेंट हो गया। तो ये सारे कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क है, सही है। तो हुक्स बेसिकली क्या करता है कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स की लाइफ साइकिल है या स्टेट है, स्टेट और लाइफ साइकिल इन दोनों को मैनेज कर रहे होते हैं। अब ये स्टेट और लाइफ साइकिल क्या होते हैं इनको मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ जल्दी से, और नेक्स्ट जेएस के अंदर हमने फोल्डर के अंदर आऊँगा और यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट बना लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके न्यू करके एक प्रोजेक्ट बना लूँगा, न्यू फोल्डर, और यहाँ पे मैं इसका नाम रख दूंगा नेक्स्ट जेएस हुक्स, ठीक है। तो ये मैं अपने फोल्डर के अंदर आ गया हूँ, cmd लिख के कोड स्पेस डॉट, ये मैंने लिखा है, यहाँ पे एंटर किया तो वीएस कोड ओपन हो जाएगा हमारा। और अब हम अपना यहाँ पे प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लेंगे नेक्स्ट जेएस का, ठीक है। तो टर्मिनल में आए, 3 डॉट्स, टर्मिनल और न्यू टर्मिनल, ठीक है। npx, अच्छा मैं जूम कर लेता हूँ, npx क्रिएट डैश नेक्स्ट डैश ऐप एट द रेट, और मैं इसका जो वर्जन इंस्टॉल करूँगा वो होगा 14.2.17 और स्पेस के बाद डॉट, ठीक है, एंटर। तो ये हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा बैकग्राउंड में। टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हैं आप, येस, ESLint येस, टेलविंड CSS मैं इसमें यूज़ करूँगा, येस, SRC की डायरेक्टरी भी येस, ऐप राउटर भी येस, और आखिरी वाला नो कर दूँगा, ठीक है। तो ये मेरे सेटिंग्स मैंने इसमें कर ली हैं। अब ये इंस्टॉल हो जाएगा प्रोजेक्ट। यहाँ पे मेरी सारी फाइल्स आ रही हैं। तो अब अगर मैं बात करूँ कंपोनेंट की स्टेट और लाइफ साइकिल की, जैसे मैंने अभी बताया कि हुक्स जो होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं। हुक्स हमारे पास कंपोनेंट की स्टेट और लाइफ साइकिल को मैनेज कर रहे होते हैं। स्पेशली ये जो दो हुक्स हैं, कौन से दो हुक्स, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट, ये क्या कर रहे होते हैं, कंपोनेंट की स्टेट और लाइफ साइकिल को मैनेज कर रहे होते हैं। यूज स्टेट हमारे पास कंपोनेंट की स्टेट को चेंज करता है, अब ये स्टेट होता क्या है मैं बताऊंगा। और यूज इफेक्ट क्या कर रहा होता है, लाइफ साइकिल को चेंज कर रहा होता है, लाइफ साइकिल को मैनेज कर रहा होता है, चेंज नहीं कर रहा होता, मैनेज कर रहा होता है। अब स्टेट क्या होता है, कोई भी कंपोनेंट हमारे पास होता है ना, तो आप लोगों को पता है कि कंपोनेंट क्या होता है हमारे पास। नेक्स्ट जेएस के अंदर जो कंपोनेंट है वो एक पीस ऑफ कोड होता है जिसमें हम लोग HTML भी लिख रहे होते हैं, उसमें हम लोग फंक्शन भी बना रहे होते हैं, TSX या JSX फॉर्मेट में हम लोग काम कर रहे होते हैं, सही है। अगर टाइप स्क्रिप्ट का ऑप्शन हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो TSX की फाइल्स बनेंगी। अगर हम लोग यहाँ पे नो यूज़ कर रहे हैं, टाइप स्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहे तो JSX की फाइल्स बनेंगी। अभी क्योंकि हमने टाइप स्क्रिप्ट येस की है तो हमारी TSX की फाइल्स बनेंगी। तो अगर मैं जैसे कि हमारा ये इंस्टॉल हो गया, सक्सेस आ गया है, ठीक है। तो अब अगर मैं SRC के अंदर आऊँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो
पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल आ रही है, इसको मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये जो सारा का सारा कोड आ रहा है, ये क्या है, ये एक कंपोनेंट है। ये पेज डॉट टी एस एक्स एक कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट है? होम पेज है ये हमारा। अगर मैं अभी इसको रन करूँ, टर्मिनल में आऊँ और यहाँ पे मैं लिखूँ npm run dev, सही है, तो यहाँ पे मेरा जो सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन शो हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास ये पूरा दिख रहा है, ये जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है नेक्स्ट जेस, ये क्या है? ये हमारे पास होम पेज है और इसकी ये हमारा कंपोनेंट रेंडर होके आया है। रेंडर मतलब डिस्प्ले हो रहा है, सही है, शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं टर्मिनल अभी बंद कर दूंगा। अब ये जो सारा का सारा कोड है, ये तो मैं हटा दूंगा यहाँ से। ठीक है, और क्योंकि हमने टाइप स्क्रिप्ट टेलविंड हमने कहा था कि टेलविंड हमें यूज़ करनी है, तो टेलविंड के जब हमने यूज़ की तो यहाँ पे आप लोग देखो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसने टेलविंड की चीज़ें लगा के दे दी हैं, सही है। तो खैर मैं ये भी हटा दूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे फ्रेगमेंट लगाऊंगा एक इस तरीके से और फ्रेगमेंट क्लोज कर देंगे। तो ये फ्रेगमेंट हो गया, हमारा लग गया। अब हम यहाँ पे एक क्या करते हैं, एक अदर कंपोनेंट बना लेते हैं। कंपोनेंट तो खैर हमारा बना हुआ है, इसमें HTML लिख देते हैं। मैं क्या करूँगा, एक काउंटर बनाऊंगा, सही है। तो आज मैं काउंटर के थ्रू बताऊंगा कि यूज स्टेट और यूज इफेक्ट में काउंटर के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे कुछ HTML लिखी है और वो मैंने यहाँ पे करते हुए नहीं दिखाई, क्योंकि हमारे जो आज की वीडियो का मकसद है वो क्या है, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट को समझना है। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिकली एक डिव लिया है, पेरेंट डिव, जिसको मैंने फ्लैग्स दिया है, विडफुल दिया है, ये सब चीज़ें दी हैं। ये सब चीज़ें आपको आती होंगी और नहीं भी आती, कोई मसले वाली बात नहीं है। हमारा मकसद आज का HTML और CSS समझना नहीं है, बल्कि मैंने बल्कि क्या है कि यूज स्टेट और यूज इफेक्ट को सही तरह समझना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, एक बटन लिया है, दो बटन लिए हैं, एक माइनस का बटन है जिसमें मैंने माइनस दिया हुआ है और एक प्लस का बटन है। ठीक है, तो दो बटन ले लिए और एक पैराग्राफ ले लिया जिसके अंदर मेरे पास वैल्यू है 0, सही है, 0 वैल्यू है। और एक पेरेंट, ये सब जो चीज़ें रखी हुई हैं एक पेरेंट डिफ में रखी हुई हैं। इनका एक पेरेंट है जिसको फ्लैग्स दिया हुआ है, आइटम सेंटर दिया हुआ है, जस्टिफाई सेंटर दिया हुआ है, हाइट दी हुई है और विड्थफुल दी हुई है। तो हमारा जो आउटपुट है कुछ वो किस तरीके से दिख रहा है, वो इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा एक बटन आ गया, सही है, ये मेरा बटन है माइनस का और ये मेरा बटन है प्लस का, सही है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये काउंटर है, सही है, मैं अगर प्लस पे क्लिक करूँ तो ये वैल्यू यहाँ पे प्लस हो जाए और माइनस पे क्लिक करूँ तो वैल्यू माइनस हो जाए। अब मैंने अभी एक बात की थी कि मैंने ये कहा था कि जो हमारे पास हुक्स होते हैं, बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं, वो हमारे पास स्टेट और लाइफ साइकिल को मैनेज कर रहे होते हैं। कौन से हुक्स? यूज स्टेट और यूज इफेक्ट का हुक। तो स्टेट क्या है, अब हमारे पास कोई भी कंपोनेंट होते हैं ना, जैसे कि ये कंपोनेंट है तो इसकी एक स्टेट होगी, इसकी मल्टीपल स्टेट्स हो सकती हैं। स्टेट क्या है? बेसिकली डायनेमिक डाटा है। आपके कंपोनेंट के अंदर जो जो डायनेमिक डाटा हो सकता है उसकी आप एक स्टेट बना सकते हो। मतलब ये कि जैसे मैंने अभी कहा कि मैं प्लस पे क्लिक करूँ तो ये चेंज हो जाए और माइनस पे क्लिक करूँ तो ये चेंज हो जाएगी, माइनस मतलब डिक्रीज हो जाए, और प्लस पे क्लिक करूँ तो इंक्रीज हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, सही है। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास डाटा चेंज हो रहा है, ये डायनेमिक डाटा है हमारे पास। अभी हमने जो लिखा है 0, ये स्टैटिक डाटा है, ये हमारे पास स्टेट नहीं है। लेकिन हम इसको एज अ स्टेट बना के, मतलब ये जो 0 है यहाँ पे जो भी वैल्यू है इसको एज अ स्टेट बना के एक वेरिएबल के थ्रू स्टेट बना देंगे, सही है। और स्टेट बना के हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो कंपोनेंट है हमने उसमें एक स्टेट बना दी। किस चीज़ की स्टेट बना दी? हमने ये देखा कि भाई यहाँ पे हमें वैल्यू चेंज करवानी है, तो हम इसको यूज स्टेट के थ्रू, यानी स्टेट बना के इसको यूज स्टेट के थ्रू, जो कि रिएक्ट ने या नेक्स्ट जेएस ने एक अपना बिल्ट इन फंक्शन दिया हुआ है, हुक दिया हुआ है, हम फंक्शन नहीं कहेंगे, हम हुक कहेंगे, हुक दिया हुआ है। तो उसके थ्रू हम यहाँ पे इसकी स्टेट चेंज करा देंगे, या तो प्लस करा देंगे या माइनस करा देंगे, सही है, सिंपल। तो ये होता है, एक मैंने बता दिया कि हुक्स क्या होता है। यूज स्टेट का जो हुक है वो क्या कर रहा होता है, स्टेट चेंज कर रहा होता है। स्टेट क्या होती है? डायनेमिक डाटा होता है, स्टेट इज डायनेमिक डाटा। ठीक है, अब आती है लाइफ साइकिल की बात। तो लाइफ साइकिल क्या होती है? लाइफ साइकिल बेसिकली हमारे पास कोई भी कंपोनेंट होता है उसकी 3 लाइफ साइकिल्स होती हैं। कौन कौन सी 3 लाइफ साइकिल्स होती हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 3 लाइफ साइकिल्स होती हैं, कौन कौन सी? एक होता है माउंट, एक होता है अपडेट, एक होता है अनमाउंट। अब ये क्या होते हैं, इनको हम लोग देखेंगे। पहले मैं बता देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। माउंट का मतलब ये होता है जब भी आप वेबसाइट को, जब जो आपकी नेक्स्ट जेएस या रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, उसको जब आप पहली बार रन कर रहे हो, ठीक है, मतलब npm run dev, उसके थ्रू आपने इसको रन किया, सही है, आपने वेबसाइट खोली, तो आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं वो माउंट होंगे। माउंट मतलब एक तरीके से वो ब्राउज़र में आपको दिखेंगे, वो माउंट हो जाएंगे, सही है।
डिस्प्ले हो जाएंगे, रेंडर हो जाएंगे। पहली दफ़ा जब वो रेंडर होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं कि माउंट, कंपोनेंट माउंट हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास जो कंपोनेंट है वो अपडेट हो रहा है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो चेंज होने के बाद वो वापस से री रेंडर होगा, तो उसको हम कह देंगे अपडेट। और अगर हमारे पास कोई कंपोनेंट रिमूव हो रहा है, डिस्प्ले से हट रहा है, उसको हम लोग डिलीट करवा रहे हैं, तो उसे हम कह सकते हैं वो अनमाउंट हो रहा है। ठीक है, अब ये जो मैंने इसकी डेफिनेशंस बताई हैं इन तीनों की, ये मैंने बहुत बेसिक सी बताई है, इनमें और भी बहुत सारी चीज़ है, लेकिन मैं अभी इसको सिंपल रखूंगा। और ये तीनों मैंने जो बातें बताई इनको आप याद रखें, लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट है। सही है, लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट, रिएक्ट या नेक्स्ट.जेएस के कंपोनेंट्स की बात हो रही है ये। तो उनमें ये जो लाइफ साइकिल है ये क्या है, ये तो माउंट होगा कंपोनेंट, सबसे पहले वो क्या होगा, माउंट होगा। सही है, क्रिएट होके, क्रिएट तो हुआ हुआ है वो पहले से, हमने कोड लिखा हुआ है, जस्ट वो माउंट हो रहा है, वो डिस्प्ले हो रहा है, रेंडर हो रहा है। सही है, उसके बाद वो अपडेट, उसको हम अपडेट अगर कर रहे हैं, कोई वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो वो अपडेट हो रहा है। और अगर मैं अनमाउंट की बात करूँ तो उसको हम कंपोनेंट को डिलीट कर रहे हैं, उसको हम लोग व्यू से हटा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो अनमाउंट हो रहा है। तो ये हो गई हमारी, क्या हो गई, लाइफ साइकिल। तो ये दोनों चीज़ें मैंने क्या बताया कि यूज स्टेट जो है, यूज स्टेट क्या करता है, स्टेट को चेंज करता है, स्टेट को अपडेट कराने के लिए। यूज इफेक्ट क्या करता है, कंपोनेंट की जो लाइफ साइकिल है उस पर हम लोग उसको अगर चेंज करना है या उस पर काम करना है तो उसके थ्रू हम, वो किसके थ्रू होगा, वो यूज इफेक्ट हुक के थ्रू होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अपने काउंटर की और यूज स्टेट की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं यूज स्टेट की बात करूँ, अभी मैंने बताया कि वो स्टेट चेंज करने के लिए होता है, तो हमें यही तो करवाना है काम, हमें स्टेट चेंज करवानी है। मैं चाहता हूँ प्लस पे क्लिक हो तो +1 हो जाए, माइनस पे क्लिक हो तो माइनस हो जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूज स्टेट को इम्पोर्ट कर लेंगे। सिंपल उसको इम्पोर्ट करने का तरीका क्या है, इम्पोर्ट, मैं यहाँ पे पहली लाइन पे लिखूंगा इम्पोर्ट यूज स्टेट। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे यूज स्टेट लिखा, आगे मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसने सजेशन दे दिया, इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे इसने क्या कह दिया, यूज इम्पोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। अब ये रिएक्ट क्यों दे रहा है, हम लोग तो नेक्स्ट.जेएस यूज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट.जेएस किसके ऊपर बनी है, रिएक्ट के ऊपर बनी है। और ओरिजिनली यूज स्टेट जो है वो रिएक्ट के अंदर था, रिएक्ट पहले बनी थी। सही है, उसके बाद नेक्स्ट.जेएस आई, तो नेक्स्ट.जेएस के अंदर जो जो फीचर्स हैं सारे के सारे वो रिएक्ट के अंदर भी होंगे, प्लस नेक्स्ट.जेएस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। ठीक है, लेकिन रिएक्ट के अंदर जो जो फीचर्स हैं वो सारे नेक्स्ट.जेएस के अंदर भी होंगे। तो ये जो यूज स्टेट है बेसिकली हम लोग रिएक्ट से ही निकाल के ला रहे हैं और अपनी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन में यूज़ कर लेंगे इसको। सही है, तो ये यूज स्टेट को हमने इंपोर्ट किया और जस्ट अब हम इसे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल अपना जो हमारा फंक्शन है होम का, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल हम लोग बनाएंगे। बेसिकली एक वेरिएबल नहीं बनाएंगे, दो वेरिएबल्स, मतलब दो हम लोग वेरिएबल्स कहूँ या क्या कहूँ, चले वेरिएबल्स कह लेते हैं अभी के लिए, दो वेरिएबल्स बनाएंगे। सही है, और बेसिकली इसे हम कहते हैं एरे डीस्ट्रक्चरिंग, ये मैं बताऊंगा होता क्या है। तो हमें अभी क्या करना है, हमें अपना काउंट को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, अभी ये मुझे एरर देगा, इसको मैं कमेंट करता हूँ। अभी हमें इस अपने काउंट को इंक्रीज़ करना है, तो मैं अपने वेरिएबल का नाम क्या रखूँगा, काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आऊँगा कॉन्स्ट या लेट से बना लें, मैं कौन से बना लेता हूँ, काउंट, और यहाँ पे एक सेट काउंट बना लूँगा। अब मैं ये जो काम कर रहा हूँ अभी मैं समझाऊँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ स्टेट और यहाँ पे इसको 0। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया, देखें मैंने क्या किया कि यूज स्टेट हमारे पास क्या है, एक हुक है, और हुक मैंने बताया था एक फंक्शन की तरह होता है। मतलब ये जो यूज स्टेट है ना, ये बेसिकली एक फंक्शन ही है। ये जो यूज स्टेट का हुक है ये फंक्शन है, इसके अंदर 0 पास हो रहा है। अब इसकी फंक्शनैलिटी अंदर कैसे हैंडल हो रही है ये हमारा काम नहीं है। जो मेन चीज़ इसमें समझने वाली है वो ये है कि ये यूज स्टेट का एक हुक है, इसमें हमने 0 रख दिया। सही है, और ये हमें यूज स्टेट का हुक दो चीज़ें देता है। कौन सी दो चीज़ें देता है, पहली चीज़ ये जो देता है हमें, ये एक वेरिएबल देता है। ठीक है, कौन सा वेरिएबल दे रहा है, काउंट का। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास कोई भी नंबर की वैल्यू होगी। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ ये हमें देता है वो क्या देता है, वो एक फंक्शन देता है। वो कौन सा फंक्शन दे रहा है, ये सेट काउंट का फंक्शन दे रहा है। ठीक है, तो आप लोगों का सवाल होगा, क्या ये वेरिएबल्स, ये जो फंक्शन ये दे रहा है यूज स्टेट, जो यूज स्टेट हमें क्या दो चीज़ें रिटर्न कर रहा है, कौन सी दो चीज़ें रिटर्न कर रहा है, काउंट की, एक काउंट का वेरिएबल जो कि नंबर का वेरिएबल है, इंटीजर या उसमें कोई भी नंबर की वैल्यू होगी। सही है, और दूसरी चीज़ जो हमें दे रहा है वो फंक्शन दे रहा है, बिल्ट इन फंक्शन। सही है, जिसको हम यूज़ करते हुए अपने काउंट को अपडेट कर सकते हैं। तो आप लोगों का सवाल होगा क्या हम लोग हमेशा यही नाम रखेंगे, तो बिल्कुल
ऐसा नहीं है। आप लोग यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हो, ABCXYZ कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ भी रख सकते हो ABCXYZ, या कुछ भी रख सकते हो, लिटरली कुछ भी रख सकते हो। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नाम हमारे मीनिंगफुल होने चाहिए, ताकि दूसरा कोई कोट करे या आप खुद भी अगर बहुत दिनों बाद अपना कोट खोलो तो समझ आ जाए आपको कि करा क्या था। ठीक है, तो अब देखें मैंने क्या बताया, अभी हम लोग काउंट को अपडेट करेंगे, ऐसा ही है। काउंट को अपडेट करेंगे, अच्छा ये अभी मुझे एरर देगा, सही है। काउंट को अपडेट करेंगे, तो काउंट को अपडेट करने के लिए मैंने वेरिएबल का नाम क्या रखा, काउंट, सही है। ताकि हमें पता चल जाए भाई ये जो वेरिएबल है ना, इसके अंदर हमारे पास वैल्यू अपडेट होती रहेगी, मतलब एक वैल्यू आती रहेगी। और ये हमने क्या रखा, सेट काउंट। अब ये जो हमारे पास फंक्शन होता है ना, बेसिकली जो दूसरा नंबर पे हमारे पास ये चीज़ हमें दे रहा है, दूसरी नंबर पे ये जो चीज़ दे रहा है, दूसरी चीज़ जो हमें दे रहा है ये यूज स्टेट, वो क्या दे रहा है, वो एक सेट का फंक्शन दे रहा है। अब यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, सही है, जैसे मैंने आपको बताया नाम इसका कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो क्या है कि हम लोग क्योंकि काउंट को सेट करा रहे हैं, इसलिए हमने लिखा सेट और सेट के बाद काउंट लिख दिया। समझ आई बात? तो ये होता है। तो इसको आप कुछ भी कर सकते हो, सेट सी भी कर सकते हो इसको, मतलब कुछ भी नाम रख सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड क्या है कि आप क्या करो कि जो चीज़ आप अपडेट करवा रहे हो, तो सेट लिखो, सेट के बाद उस फंक्शन का नाम हम लोग क्या रख रहे हैं, सेट लिखा, उसके बाद जो चीज़ हम अपडेट करा रहे हैं, काउंट को अपडेट करा रहे हैं, तो काउंट लिख दिया सेट के बाद। तो ये हमारा सेट काउंट का फंक्शन हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये काउंट का वेरिएबल, ये सेट काउंट का फंक्शन। तो यूज स्टेट हमें क्या रिटर्न कर रहा है, दो चीज़ें रिटर्न कर रहा है। और बेसिकली ये जो हमने एक इसको एरे के अंदर डाला ना, ये बेसिकली कहला क्या रहा है, एरे डी स्ट्रक्चरिंग कहला रहा है, सही है। हम इसको डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं, काउंट निकाल रहे हैं इससे, यानी पहली चीज़ हम इसमें क्या निकाल रहे हैं, वेरिएबल निकाल रहे हैं। दूसरा हम यूज स्टेट के अंदर से क्या निकाल रहे हैं, फंक्शन निकाल रहे हैं, जो कि क्या करेगा, काउंट को अपडेट करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जीरो क्या कर रहा है, ये जीरो बेसिकली कुछ भी नहीं कर रहा, जीरो ये कर रहा है कि हम इसको ये बता रहे हैं कि जो हमारे पास इनिशियली जब वेबसाइट लोड होगी, जब हमारी एप्लीकेशन लोड होगी, तो क्या वैल्यू होगी काउंट की, वो होगी ज़ीरो। सबसे पहले जो हमारी वैल्यू होगी काउंट की, काउंट के वेरिएबल की वैल्यू, काउंट के अंदर क्या स्टोर हो रहा होगा, सबसे पहले ज़ीरो स्टोर होगा इनिशियली। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे कुछ HTML लिखी थी और यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर ज़ीरो लिखा था। काउंट के वेरिएबल को मैं यहाँ पे इस ज़ीरो को मिटा के, सही है, और कर्ली ब्रैकेट्स लगा के काउंट लिख दूंगा। तो ये काउंट आ गया हमारे पास। अब मैं अगर आउटपुट देखूं और इसको रिलोड करूं, अभी भी मुझे ये शायद एरर देगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इट ओनली वर्क्स इन अ क्लाइंट कंपोनेंट बट नन ऑफ इट्स पेरेंट्स आर मार्क्ड विथ यूज क्लाइंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूज क्लाइंट लगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अभी लगा देते हैं यूज क्लाइंट। भाई ये बोल रहा है कि जो यूज स्टेट है ना, वो क्लाइंट कंपोनेंट्स पे रन करता है। तो यहाँ पे अभी हमने इसको बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नेक्स्ट जेएस के बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट्स सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, यूज क्लाइंट लिख देंगे। ठीक है, यूज क्लाइंट। अब हम देख लेते हैं अपना आउटपुट। तो ये हमारे पास आ गया इस तरीके से, और यहाँ पे जीरो आ गया। अब तो अभी तो आप लोग बोलोगे कि ये तो कुछ काम ही नहीं हुआ, अभी तो मतलब प्लस पे भी कुछ भी नहीं हो रहा और माइनस पे भी कुछ नहीं हो रहा। तो हाँ, अभी नहीं हो रहा क्योंकि अभी हम लोगों ने सिर्फ इसको काउंट इनिशलाइज किया जीरो से। लेकिन हमें एक बात समझ आ गई कि अगर मैं यहाँ पे 1 करूँ या 2 करूँ, तो यहाँ पे भी फिर 2 ही हो जाएगा। देखें 2 हो गया। क्यों 2 हो गया, क्योंकि हमने इनिशियली काउंट के वेरिएबल को क्या सेट किया, 2। और ये जो काउंट का वेरिएबल है, यहाँ हम पैराग्राफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारी एक चीज़ तो सॉल्व हो गई, एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि हमें ये पता चल गया कि अब ये काउंट का वेरिएबल है ना, बस हमें इसमें प्लस प्लस करना है, इसको हमें छेड़खानी करनी है। बस जब हम बटन पे क्लिक करें तो काउंट में प्लस प्लस हो जाए या माइनस माइनस हो जाए, मतलब इंक्रीमेंट हो जाए या डिक्रीमेंट हो जाए। तो हमें ये चीज़ तो समझ आ गई, ठीक है, कि अब हमें यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया, बस हमें बटन से और लॉजिक लिखनी है। ठीक है, तो अब मैं इसको वापस से ज़ीरो कर दूंगा। ठीक है, ये वापस से ज़ीरो हो जाएगा। सही है, अब हम आते हैं नीचे। अच्छा, एक और चीज़, स्टेट जो होता है ना, बस यूज स्टेट, वो सबसे पहले कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले यूज स्टेट, जितने भी आपके पास स्टेट्स हैं वो सबसे पहले आपके पास लिखी जाती हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे फंक्शन के अंदर सबसे पहले ये लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप इसको उठा के नीचे लिख दो रिटर्न के बाद, नहीं, आपको सबसे पहले इसको लिखना होगा। और कोई भी फंक्शन अगर यहाँ पे आप बना रहे हो फंक्शन ना कोई, तो उससे भी पहले लिखना होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल बटन पे आऊँगा और प्लस वाले बटन पे आऊँगा और यहाँ पे मैं एक ऑन क्लिक दूंगा, ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स दूंगा। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं एक फंक्शन दे दूंगा। कौन सा फंक्शन, हैंडल इंक्रीमेंट। तो ये जो मैंने फंक्शन दिया है हैंडल इंक्रीमेंट का, आप लोग बोलोगे कि ये क्या है, ये तो मतलब अभी बनाया ही नहीं है कहीं पे, फंक्शन में यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ।
तो बेसिकली अभी हम इसको कॉल करेंगे, अभी हमने बनाया नहीं, सही है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, एक एरो फंक्शन लेते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, और ये मैं अपनी यूज स्टेट के नीचे ही ले रहा हूँ, कॉन्स्ट हैंडल इंक्रीमेंट, ठीक है, यही नाम दिया हमने, मैच कर ली स्पेलिंग। और क्योंकि ये एरो फंक्शन है तो इसको मैं किस तरीके से दूंगा, इस तरीके से, इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे फिर मैं इसको इस तरीके से ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, और फिर वापस से इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का साइन, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये हमारा एरो फंक्शन बन गया है, सही है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूँ काउंट, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, ये छोटा सा काम मैंने जो किया मैंने लॉग करवा दिया कंसोल डॉट लॉग काउंट, यानी काउंट की जो भी वैल्यू है वो लॉग करवा दी है मैंने, सही है। काउंट की वैल्यू क्या है, 0। तो जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास कंसोल डॉट लॉग यानी कंसोल के अंदर, टर्मिनल के अंदर मुझे क्या दिखेगा, मेरा काउंट दिख जाएगा, काउंट की वैल्यू। तो ये देख लेते हैं। अब एक और सवाल आप लोगों से, आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया तो ये मुझे क्या इस टर्मिनल में दिखेगा यहाँ पे, या फिर ये हमें यहाँ वाले जो हमारे पास यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट होता है उसमें दिखेगा। तो इसका आंसर सिंपल सा है, हमने अपने कंपोनेंट को क्लाइंट बना दिया है। तो हमारा जो ब्राउज़र है वो क्लाइंट होता है, तो हमें कहाँ पे दिखेगा, ब्राउज़र पे दिखेगा। ब्राउज़र पे भी यहाँ पे नहीं दिखेगा, हमें इंस्पेक्ट में जाना पड़ेगा, राइट क्लिक करके, राइट क्लिक नीचे आके इंस्पेक्ट, ठीक है, ये इंस्पेक्ट आ रहा है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से या तो नीचे खुलेगा आप लोग के पास, या साइड में खुलेगा, मेरे पास राइट पे खुल रहा है। यहाँ पे आके आप लोग देखोगे यहाँ पे कंसोल आ रहा है, कंसोल, ठीक है। तो इस कंसोल पे क्लिक करेंगे और अब आप लोग देखें, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे जो भी मुझे दे रहा है बेकार चीज़ें, इसको मैंने यहाँ से हटाई, ये कैंसिल का बटन। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस या प्लस का बटन था ना, प्लस पे क्लिक करूँ तो क्या आएगा यहाँ पे, 0। क्यों, ये 0 क्यों आया, ये 0 इसलिए आया कि हमने क्या किया हुआ है, अगर मैं एक और दफ़ा दबाऊँ तो ये 2 मरतबा 0 आ गया, 2 लिखा हुआ आ गया, मतलब जितनी बार आप क्लिक करेंगे, देखिए मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, इसका 0 आते जा रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, इसका रीज़न ये है कि जब हमने इसको क्लिक किया प्लस के बटन पे तो कौन सा फंक्शन चला, हैंडल इंक्रीमेंट का। ऑन क्लिक की जो एट्रीब्यूट है, ये क्लिक करने पे ये वाला फंक्शन रन करता है। कौन सा फंक्शन, हैंडल इंक्रीमेंट। अब इस फंक्शन का अगेन कोई भी नाम हो सकता है, जो भी नाम होगा वो वही आपको यहाँ पे रखना होगा, सही है। अगर मैं इसकी स्पेलिंग यहाँ से गलत कर दूंगा तो ऑब्वियसली इसको ढूंढ ही नहीं पाएगा कि भाई ये कौन सा फंक्शन है, तो है ही नहीं। तो दोनों की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन रन होगा। इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग हो रहा है। क्या कंसोल डॉट लॉग करता है, क्या प्रिंट करता है, क्या प्रिंट करता है, जो भी अंदर वैल्यू देंगे। वैल्यू क्या है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, काउंट है, और काउंट क्या है, 0 है। तो काउंट को तो अभी हम चेंज ही नहीं करा रहे ना, काउंट तो हमेशा 0 ही रह रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे जितनी भी मरतबा क्लिक करूँ यहाँ पे 0 ही आना है, सही है। देखिए यहाँ पे 0 ही आ रहा है, ठीक है, देखें। तो ये हो गया, अब हमें पता चलेगा कि सही है। अब हमें सिर्फ काउंट को इंक्रीमेंट करना है, काउंट को बढ़ाना है। तो काउंट को अब हम बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, काउंट को बढ़ाने के लिए हम लोग इस फंक्शन के अंदर सेट काउंट का जो फंक्शन दिया है ना उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर हम यहाँ से काउंट प्लस प्लस करें, ठीक है, तो ये यहाँ से बढ़ाने नहीं देगा। क्यों नहीं बढ़ाने देगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। पहली बात तो ये कांस्टेंट है, तो इसलिए जो रिएक्ट है या नेक्स्ट जेस है उसने एक फंक्शन दिया हुआ है, सही है। अगर इसको हम लोग लेट भी कर देंगे ना तब भी ये सही अप्रोच नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो वेरिएबल होता है ना हमारे पास काउंट का, ये यूज स्टेट के अंदर से निकल के आ रहा है। तो रिएक्ट या नेक्स्ट जेस कहता है कि भाई आप इसको डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते, आपको मेरा दिया हुआ फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा इसको अपडेट करने के लिए, सही है। मैं आपको डायरेक्ट अपडेट नहीं करने दूंगा इसको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेट कर दूँ फॉर एग्जांपल, तो देखते हैं क्या अब हमें एरर दे रहा है, नहीं दे रहा। अगर मैं इसको अभी रन कर करूँ तो देखें यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 कंसोल में आ रहा है, लेकिन ये अपडेट नहीं हो रहा, सही है। ये अपडेट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वही वाली बात ये बोल रहा है भाई कि जो आपने मेरा वाला फंक्शन दिया है वो इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पे जो हम काउंट प्रिंट करा रहे हैं, काउंट एक्चुअली में 0 ही रह रहा है, सही है। तो खैर हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसका दिया हुआ सेट काउंट इस्तेमाल करेंगे। किसका दिया हुआ, यूज स्टेट का दिया हुआ। तो यूज स्टेट का जो हो गया उसने हमें एक फंक्शन दिया है सेट काउंट, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, अगेन मैं बोलूँगा। तो सेट काउंट को इस्तेमाल करेंगे, सेट काउंट, ये मैंने लिखा यहाँ पे। और ये क्योंकि फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट्स आएंगे, सही है। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, काउंट +1। और जैसे ही मैं अब अपने
अपना आउटपुट पे आऊँगा और मैं इसको रिफ्रेश करूँ और मैं इसको प्लस करूँ, तो अब आप लोग देखो ये प्लस करने पे मेरी वैल्यू चेंज हो रही है, डायनेमिक डाटा मेरी स्टेट चेंज हो रही है, डायनेमिक डाटा मेरा अब ये डायनेमिक हो गया, ये चेंज हो रहा है, 0 1 2 3 से हमारा स्टार्ट हो रहा है, सही है। कंसोल में भी चेंज हो रहा है और यहाँ पे भी। तो कंसोल में तो बेसिकली इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि हम इसको प्रिंट करा रहे हैं, सही है, काउंट। अच्छा, लेकिन अभी जो हमने ये काम किया है ये भी एक तरीके से सही तो है, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब ये कि अगर मैं इसको इस लाइन को, लाइन नंबर 10 को कॉपी करके पेस्ट करूँ यहाँ पे, अब आप लोगों का क्या ख्याल है कि क्या होना चाहिए। हम काउंट में +1 कर रहे हैं और एक और मरतबा सेट काउंट में वापस से +1 कर रहे हैं। तो अगर अब मैं अपना आउटपुट पे आऊँ, सही है, और रिफ्रेश करूँ, तो आप लोगों का क्या ख्याल है, अब मैं अगर एक दफ़ा बटन पे क्लिक करूँगा तो क्या होना चाहिए। क्या मुझे ये 2 मरतबा इंक्रीमेंट करके देगा, तो चेक कर लेते हैं। अब अगर मैं इधर आऊँ और प्लस करूँ तो इसने मुझे एक ही दफ़ा इंक्रीमेंट किया, वापस से प्लस, और इसने 1 से 2 कर दिया। हमारे ख्याल में क्या होना चाहिए था, पहली बार में 2 होना चाहिए था, दूसरी मरतबा पे 4 6 8 10 दो का इंक्रीमेंट होना चाहिए था, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 मरतबा लगाया। तो बेसिकली अब हो क्या रहा है, आप देखें, हो ये रहा है जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं, सही है, तो हमारी जो काउंट की वैल्यू ओरिजिनली वो 0 है, ठीक है। 0 क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 सेट किया हुआ है। 0 में +1 हो रहा है, और जब काउंट की वैल्यू 0 है तो दूसरी मरतबा जब ये लाइन रन हो रही है तो यहाँ पे भी काउंट की वैल्यू 0 ही है बेसिकली, सही है। दोनों लाइनों में यहाँ पे काउंट की वैल्यू 0 है, 0 +1 हो रहा है, काउंट की वैल्यू इटसेल्फ चेंज नहीं हो रही है। हाँ, हम लोग पास क्या कर रहे हैं फंक्शन के अंदर, 0 +1 1, सही है। तो काउंट की वैल्यू तो वही जा रही है 0। सेकंड मरतबा भी जब हम रन कर रहे हैं लाइन को, इस लाइन को जब रन कर रहे हैं सेकंड मरतबा भी, तो काउंट की इटसेल्फ वैल्यू तो 0 ही है अभी, ठीक हो गया। तो इसलिए वो जब हम लोग इवन तो कि हमने इसको 2 मरतबा लिखा है, इसलिए मतलब लिखा तो 2 मरतबा है, बज़ाहिर हमें लग रहा है कि इसको हमने 2 मरतबा लिखा है, लेकिन क्योंकि काउंट की वैल्यू 0 ही रह रही है दोनों मरतबा, दोनों लाइनों में, इसलिए वो इंक्रीमेंट एक ही कर रहा है। समझ आई बात? हाँ, तो हाँ, लेकिन ये है कि जब हम लोग इसको वापस से बटन को दबा रहे हैं तब काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो अब क्या होगा, 1 + 1 2, और यहाँ पे भी सेकंड लाइन में भी 1 + 1 वापस से 2 हो रहा है, तो इस मरतबा भी एक ही बढ़ रहा है। तो दोनों मरतबा में काउंट की वैल्यू सेम रह रही है, इसलिए ये जो हमने किया काम, ये अप्रोच प्रीफर्ड नहीं है, रिकमेंड नहीं है। हम कैसे करते हैं काम, हम ये करते हैं, प्रीवियस काउंट इज इक्वल्स टू, बेसिकली हम एक एरो फंक्शन बना लेते हैं, सही है। इस तरीके से हम सेट काउंट के अंदर एक एरो फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस काउंट पास कर रहे हैं, सही है, और प्रीवियस काउंट के अंदर हम लोग +1 कर रहे हैं। बेसिकली हो क्या रहा है कि ये एक एरो फंक्शन है, जब भी हमें इस तरीके से एरो दिख जाए इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का साइन, हम समझ जाना चाहिए कि ये एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर जा रहा है प्रीवियस काउंट का। ये जो पैरामीटर है ना प्रीवियस काउंट, सही है, ये अपने अंदर कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, सबसे पहले आएगा 0, 0 से स्टार्टिंग होगी, 0 + 1, 0 + 1 क्या हो गया, 1 हो गया, 1 ये रिटर्न कर देगा, सही है। और अगर मैं यही लाइन वापस से यहाँ पे भी पेस्ट करूँ, ठीक है, इस तरीके से, तो अब क्या होना चाहिए, अब आउटपुट हम लोग देखते हैं क्या होना चाहिए। तो अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ और चेक करूँ, तो अब आप लोग देखो यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, सही है, 16 18 20 22, ठीक हो गया। तो अब क्या हो रहा है, बेसिकली ये रिटर्न क्या कर रहा है, प्रीवियस काउंट, और वो प्रीवियस काउंट यहाँ पे वापस आ रहा है, और अब ये उसको अपडेट कर रहा है। अब ये जो है ना अपडेटेड वैल्यू ला के दे रहा है। पहले क्या हो रहा था, काउंट की वैल्यू सेम रह रही थी, अब प्रीवियस काउंट की वैल्यू अब हम अपडेट करा रहे हैं एरो फंक्शन के थ्रू। तो एरो फंक्शन बेसिकली रिटर्न कर रहा है हमारा प्रीवियस काउंट, वही प्रीवियस काउंट जो हमारा अपडेटेड है वही यहाँ पे यूज़ हो रहा है दूसरी मरतबा भी। तो इसलिए हमारा जो अप्रोच है सही वाला, जब हमें कोई ऐसा काम करवाना हो कि प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड कर रहा है हमारा काम, तो हम लोग इस तरीके से एरो फंक्शन वाला अप्रोच करेंगे, सही है। अब यहाँ पे तो ऑब्वियसली हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं काउंट +1, क्योंकि हमें एक मरतबा एक ही चीज़ बढ़ानी है, मतलब 22 23 इस तरीके से सिंगल इंक्रीमेंट कराना है। लेकिन अगर कोई ऐसी लॉजिक हो जो हमारी प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड कर रही है, प्रीवियस लॉजिक पे डिपेंड कर रही है, प्रीवियस वेरिएबल पे, प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड कर रही है, उस पर डिपेंड कर रही है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये एरो फंक्शन वाला सिंटेक्स इस्तेमाल करेंगे, सही है। अब यहाँ पे तो हम लोग सिंपल काउंट करवा रहे हैं, और भी चीज़ें तो हो सकती हैं, और भी मुश्किल कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि
जब भी आप लोग इस्तेमाल करें इसको, तो एरो फंक्शन के सिंटैक्स, कोई भी चीज़ आप सेट करवा रहे हो, कोई भी वैल्यू सेट करवा रहे हो, तो उसमें हम एरो फंक्शन का सिंटैक्स इस्तेमाल करें। खैर ये तो आगे की बात है। तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ ये कि क्या हम लोग इससे सिर्फ नंबर ही सेट करवा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इससे स्ट्रिंग भी सेट करवा सकते हैं, और एरे भी सेट करवा सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी सेट करवा सकते हैं, किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती है आपकी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट, और लेट में यहाँ पे लेता हूँ नेम, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेट नेम। अब क्योंकि मैंने नेम लिया है तो मैंने यहाँ पे इसका फंक्शन का नाम लिया सेट नेम, सही है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर मैं क्या ले लेता हूँ, एक नेम ले लेता हूँ, कोई भी नेम ले लेता हूँ, हमजा ले लेता हूँ या उमर ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से नेम आ गया हमारा। अब ओरिजिनली हमारा क्या नाम है, उमर, ठीक है। नेम के अंदर क्या वैल्यू होगी ओरिजिनली, सेट नेम नहीं, सॉरी, नेम के वेरिएबल के अंदर क्या होगा, उमर। जब हम सेट करेंगे इसको, तो सेट मतलब जब हम चेंज करना चाहेंगे तो सेट नेम के थ्रू हम लोग इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ कहीं भी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करा देता हूँ नेम, ठीक है। और अब मैं इसको अगर एक और बटन यहाँ पे बना देता हूँ, बटन, सही है। और इस बटन में मैं लिख देता हूँ चेंज नेम, कि इस बटन पे क्लिक हो तो नाम चेंज हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा, उसी तरीके से ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी लगाएंगे बटन पे, हैंडल। अच्छा एक और चीज़, ऑन क्लिक पे आप लोग ये सोच रहे होगे कि क्या हमें ये इस तरीके से एक एरो फंक्शन हमने हैंडल इंक्रीमेंट का बनाया है, क्या हमें ये बनाने की ज़रूरत है? क्या हम लोग सेट काउंट, ये जो हमने लॉजिक लिखी है, ये डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते थे? तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे इसके अंदर ऑन क्लिक के अंदर ही हम लोग इसको, मतलब एक एक्स्ट्रा फंक्शन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे काम हो रहे हैं, सेट काउंट हो रहा है, फिर यहाँ पे और लॉजिक हो रही है, फिर यहाँ पे और लॉजिक हो रही है, तो इस तरीके से कि कोड अच्छा दिखे थोड़ा सा, इसलिए हमने एक अलग से हैंडल का फंक्शन बना दिया हैंडल के नाम से, ठीक है। कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो ये हैंडल इंक्रीमेंट चल रहा है, फिर यहाँ पे लिस्ट ऑफ फंक्शन जो भी आपके काम होते जा रहे हैं वो होते रहेंगे, ठीक हो गया। अब अगर मैं बात करूँ चेन नेम वापस से, तो अब इस चीज़ में ना मैं हैंडल यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, डायरेक्टली यहाँ पे मैं एक बना दूंगा, सही है, डायरेक्ट ऑन क्लिक के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, एक एरो फंक्शन लूँगा इसी के अंदर, सही है। एक एरो फंक्शन लिया और यहीं पे डायरेक्टली इसी एरो फंक्शन के अंदर ऑन क्लिक के अंदर मैंने डायरेक्टली एक एरो फंक्शन ले लिया। देखिए ये एरो फंक्शन बन गया हमारा, राउंड ब्रैकेट्स, एरो, कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली मैं कौन सा फंक्शन कॉल कर लूँगा, सेट नेम का। सेट नेम में यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने अब क्या इसको वैल्यू दे देनी है, जो भी मुझे अपनी वैल्यू देनी थी। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ जाहिर, सही है। तो अब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो नेम है मेरा वो जाहिर हो जाएगा, उमर से पहले उमर था पहले, अब जाहिर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें उमर आ रहा है। अब अगर मैं चेन नेम पे क्लिक करूँ तो देखें जाहिर हो गया, सही है। वापस से एक मरतबा देखें, ये उमर आ रहा है यहाँ पे, यूआई थोड़ी अच्छी नहीं है इसकी, लेकिन देखें ये आ रहा है हमारा टेक्स्ट, सही है। ओरिजिनल नेम हमारा इनिशियली क्या था, उमर, हमने यूज स्टेट के थ्रू सेट कराया था, सही है। मैंने चेन नेम का, ये चेन नेम का बटन आ रहा है, इसमें कलर नहीं है, तो देखें ये बटन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये चेंज हो गया, सही है। तो ये हमने देख लिया कि भाई सिर्फ नंबर नहीं, आप कोई भी टाइप ले सकते हो, स्ट्रिंग ले सकते हो, ऑब्जेक्ट भी करा सकते हो, और एरे भी कर सकते हो, किसी भी टाइप की आप चीज़ ले सकते हो, कोई भी डाटा स्ट्रक्चर आ सकता है आपका। यहाँ पे नंबर करके दिखा दिया, स्ट्रिंग करके दिखा दिया मैंने, सही है। तो ये हो गया हमारा। अच्छा अब इसी तरीके से मैं एक और काम करूँगा कि अब मैंने हैंडल इंक्रीमेंट बनाया, तो मैं एक हैंडल डिक्रीमेंट भी बना लूँगा कि भाई माइनस का बटन भी तो फंक्शनल होना चाहिए ना। तो माइनस का बटन भी कर लेते हैं। मैंने क्या किया, ऊपर वाले कोड को कॉपी किया, हैंडल डिक्रीमेंट, स्पेलिंग सही नहीं है मेरे ख्याल से, DECRE, ठीक है। तो ये हैंडल डिक्रीमेंट का फंक्शन है, और इसमें मैं क्या कर लूँगा, एक माइनस कर दूंगा, सिंपल माइनस कर दिया एक, और कंसोल डॉट लॉग में हटा देता हूँ, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। तो हैंडल इंक्रीमेंट आ गया, हैंडल डिक्रीमेंट आ गया। डिक्रीमेंट में क्या हो रहा है, माइनस हो रही है वैल्यू प्रीवियस काउंट से, सही है। वही सेट काउंट के थ्रू इस हमने क्या करा रहे हैं, अपनी लॉजिक थोड़ी सी चेंज करके माइनस कर दिया। अब ये हैंडल डिक्रीमेंट का फंक्शन हम लोग कहाँ लगाएंगे, जाहिर सी बात है वहाँ लगाएंगे जहाँ पे माइनस का बटन है हमारा, ये रहा हमारा माइनस का बटन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ऑन क्लिक लूँगा एक, और ऑन क्लिक के अंदर क्या कर दूंगा, हैंडल डिक्रीमेंट लूँगा। आप लोगों को एक छोटा सा सवाल होगा कि शायद आप लोगों को पता भी हो, ये चीज़ बताई गई थी हमें कि हैंडल डिक्रीमेंट के आगे हम लोग की फंक्शन है, तो फंक्शन में तो हमें ये चीज़ लगानी चाहिए इस तरीके से, मतलब राउंड ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे क्यों नहीं लगा रहे, इसलिए नहीं लगा रहे कि हमने अगर हमने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए तो जैसे ही वेबसाइट लोड होगी ना आपकी, तो ये फंक्शन रन हो जाएगा। हमें क्या करना है, बटन के क्लिक पे ये फंक्शन रन करना है, ऑन क्लिक पे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको एज अ फंक्शन पास कर रहे हैं ऑन क्लिक के अंदर, और वो खुद ही फिर कॉल कर रहा है।
ठीक है, तो जब बटन क्लिक हो तभी वो फंक्शन कॉल हो। हम ये नहीं चाहते कि वेबसाइट जैसे ही रन हो, लोड हो क्रोम के ऊपर या एच के ऊपर या किसी भी ब्राउज़र के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कॉल कर दे। नहीं, हम चाहते हैं कि बटन के ऊपर जब बटन के ऊपर जब क्लिक हो तो ही ये हैंडल डिक्रीमेंट का फंक्शन कॉल हो। सही है, तो अब हमारी ये लॉजिक तैयार है काउंटर की। अब हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, चेन नेम मैं यहाँ से हटा देता हूँ, चेन नेम को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। सही है, अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। प्लस कर रहा हूँ तो ये वैल्यू बढ़ रही है, माइनस कर रहा हूँ तो वैल्यू कम हो रही है। सही है, अब इसमें आप और भी लॉजिक्स लगा सकते हो कि माइनस में नहीं जाए, मैं चाहता हूँ कि जीरो से कम नहीं जाए, तो इसमें आप सिंपल सी एक लॉजिक लगा सकते हो। हैंडल डिक्रीमेंट के अंदर इफ एल्स की कंडीशन लगा दो, सिंपल सी लॉजिक लगा सकते हैं हम लोग इस तरीके से। इस तरीके से इसको मैं इफ़ के अंदर डाल लूँगा और कंडीशन क्या लगेगी हमारी, कंडीशन सिंपल सी लग जाएगी कि अगर हमारे पास काउंट लेस देन सॉरी ग्रेटर देन ज़ीरो है। सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो से कम नहीं हो सकता, बल्कि ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। सही है, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फिर ये चीज़ चल जाए। ठीक है, मतलब डिक्रीमेंट करो, लेकिन कब करो, जब हमारा काउंट ज़ीरो से बड़ा है। अगर ज़ीरो से छोटा हो गया या ज़ीरो भी हो गया, इवन ज़ीरो भी हो गया, अगर हमारा काउंट ज़ीरो भी हो गया तो ये लाइन नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा काउंट ज़ीरो हो गया है और ये लाइन चल जाती है तो हमारा काउंट -1 हो जाएगा, ज़ीरो -1 हो जाएगा। इसलिए हमने क्या लॉजिक लगाई कि भाई 1 तक आ सकते हो, तो 1 से नीचे जैसे ही काउंट हुआ, ज़ीरो हुआ, तो ये लाइन नहीं चलेगी। सही है, तो अब इसको ट्राई कर लेते हैं। अब अगर मैं इसको लोड करूँ, अब मैं माइनस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा कम, वो प्लस पे क्लिक किया, सही है, इंक्रीज हो रहा है। अब मैं माइनस पे क्लिक कर रहा हूँ, कम हो रहा है, कम हो रहा है। 8 7 6 5 4 3 2 1। अब मैं क्लिक करूँगा, अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, 1 पे ये जब मैं क्लिक करूँगा तो हैंडल डिक्रीमेंट का फंक्शन चलेगा और वो देखेगा काउंट कितना है, काउंट कितना है, 1 है। इज़ 1 ग्रेटर देन ज़ीरो, क्या कंडीशन होगी, इस तरीके से 1 ग्रेटर देन ज़ीरो, क्या ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ये लाइन चला दो। यस, 1 इज़ ग्रेटर देन 1, सॉरी 1 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, 1 बड़ा है ज़ीरो से, तो ये लाइन चल जाएगी और हमारा काउंट ज़ीरो हो जाएगा। फिर अगली मरतबा में ये इस कंडीशन इस तरीके से होगी, 0 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, नहीं, अब ये नहीं है तो ये इफ़ नहीं चलेगा। खैर इफ़ एल्स नहीं पढ़ाने आया हूँ मैं यहाँ पे, तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसको मैं एक और बार क्लिक करूँगा, 0 हो जाएगा, और अब ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखें क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है ये। ठीक है, ये डिक्रीज नहीं हो रहा। खैर, तो ये हमारा यूज स्टेट का टॉपिक हो चुका है कवर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम यूज इफेक्ट की तरफ चलते हैं। तो यूज इफेक्ट में एक हम मज़ेदार चीज़ करेंगे अभी। तो पहले मैं यूज इफेक्ट का सिंटैक्स बता रहा हूँ। अच्छा, ये मैं सेट नेम वाली चीज़ अभी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और जो मैंने यहाँ पे कमेंट्स किए हैं वो भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये हमने लॉजिक देख ली अपने हैंडल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की। आप यहाँ पे चाहें तो डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्ट एरो फंक्शन बना के, हैंडल का फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने हैंडल का फंक्शन बनाया, अंदर लॉजिक लिखी, सही है। अब देखें, हैंडल इंक्रीमेंट में हमने कोई लॉजिक नहीं चाहिए थी, सिंपल एक फंक्शन कॉल किया, तो इस फंक्शन को डायरेक्ट उठा के हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं एरो फंक्शन के अंदर। सही है, एरो फंक्शन बना के इस चीज़ को हम लोग डायरेक्ट उठा के इस एरो फंक्शन के अंदर रख सकते हैं। लेकिन हैंडल डिक्रीमेंट के अंदर हम लोग इसको रखेंगे, मतलब यहाँ पे डिक्रीमेंट वाले में इफ़ भी आ रहा है, इफ़ की कंडीशन भी लगी हुई है, तो ये थोड़ा सा घिचपिच हो जाएगा। सही है, तो इसलिए बेहतर ये कि हम इसको यहाँ पे रख लें। तो ये मर्जी है आपकी, टोटली मर्जी है। अगर बहुत सारी लाइन्स ऑफ कोड्स है, लाइन ऑफ कोड आपका ज़्यादा है, तो आप बेहतर ये कि हैंडल का फंक्शन बना के उसको अंदर कॉल कर लें, ठीक है, अंदर उसकी लॉजिक लिखवा लें, ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे ज़्यादा कोड था। अच्छा, खैर, ये हो गया हमारा यूज स्टेट का टॉपिक। अब हम यूज इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो अच्छा, ये यहाँ पे यूज इज डिक्लेयर, ये कुछ गलती हो गई, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से, सही है, यूज स्टेट। तो इम्पोर्ट यूज स्टेट अभी चल रहा है हमारा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज इफेक्ट को भी इम्पोर्ट कर लूँगा, कॉमा डाल के यूज इफेक्ट, ठीक है। तो एक ही लाइन के अंदर हमने दोनों चीज़ें इंपोर्ट कर ली हैं, यूज स्टेट भी, यूज इफेक्ट भी। किससे इंपोर्ट किया है, रिएक्ट से, ठीक है। रिएक्ट हमारे पास फ्रेमवर्क है, अगेन पता ही होगा आप लोगों को ये चीज़, तो अब तक तो पता होनी चाहिए। एनीवेज, तो यूज इफेक्ट क्या करता है, यूज इफेक्ट मैंने क्या बताया था, लाइफ साइकिल को चेंज करने के काम आता है। लाइफ साइकिल क्या होती है, तो कंपोनेंट माउंट होगा या अनमाउंट होगा या फिर वो अपडेट होगा, सही है। अच्छा, अब हमने यूज इफेक्ट को इंपोर्ट कर लिया है। अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो ये जो मेरे पास हैंडल के फंक्शंस बने हुए हैं, एरो फंक्शंस बने हुए हैं हैंडल के, हैंडल इंक्रीमेंट और हैंडल डिक्रीमेंट, इनको मैं नीचे करूँगा, यहाँ पे मैं आऊँगा, यूज़ इफेक्ट लिखूँगा, और यहाँ पे क्योंकि ये एक फंक्शन है तो हमें पता है ये
राउंड ब्रैकेट्स लेगा, राउंड ब्रैकेट्स आएंगे इसके आगे, ठीक है। अब इसके अंदर ना यूज इफेक्ट के अंदर ना हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, दो पैरामीटर्स होते हैं। पहले पैरामीटर के अंदर क्या होगा, पहले पैरामीटर के अंदर एक एरो फंक्शन जाएगा, ठीक है, और दूसरे पैरामीटर के अंदर हमारे पास एक डिपेंडेंसी एरे आएगी, डिपेंडेंसी एरे। अब ये क्या होता है इसको हम देख लेंगे, इसको मैं बताता हूँ अभी। अभी के लिए हम यहाँ पे एक एम्प्टी एरे डाल लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यूज इफेक्ट लिखा, उसके आगे राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर दो पैरामीटर्स, पहला पैरामीटर क्या होगा, एक एरो फंक्शन। हमें पता है एरो फंक्शन क्या होता है, ये होता है एरो फंक्शन, ये अभी एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। और दूसरे पैरामीटर के अंदर एक डिपेंडेंसी एरे। डिपेंडेंसी एरे क्या होता है मैं बताऊंगा, अभी के लिए मैंने एम्प्टी एरे डाल लिया। एरे का हमें पता है सिंटेक्स क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। अब ये जो एरो फंक्शन है, जो पहला पैरामीटर है यूज इफेक्ट का, इसके अंदर एक एरो फंक्शन है। इस एरो फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग कॉम्पोनेंट माउंटेड, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि यूज इफेक्ट क्या करता है, हमारे लाइफ साइकिल्स पे काम कर रहा होता है। तो जब कंपोनेंट माउंट होता है ना, तो अगर उसमें अगर आपको कोई काम करवाना है, कि सबसे पहले जब यूज़र आए वेबसाइट पे, आपको चाहते हो कि कोई एनिमेशन चल जाए या कोई बैकग्राउंड कलर की एनिमेशन चल जाए, कुछ भी हो जाए, कोई एपीआई से डाटा फैच आ जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस तरीके से यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे जो भी आपको काम करवाना है, जहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग करवाया, वहाँ पे आप काम करवा सकते हो, सही है। तो इसकी लॉजिक आप लोगों को समझ आ गई कि जब भी कंपोनेंट माउंट होगा, जब भी कंपोनेंट माउंट होगा, सही है, माउंट होगा, तो ये चीज़ हमारी रन होगी सिर्फ सिर्फ एक मरतबा, सही है, जब भी वेबसाइट लोड होगी, उसके बाद नहीं होगी, ठीक है। ये डिपेंडेंसी एरे पे डिपेंड कर रहा होता है। अब ये कैसे करता है मैं बताता हूँ। अभी के लिए मैं अगर इस कोड को रन करूँ, और इस कोड को भी मैं रन ऐसे नहीं करूँगा, मैं टर्मिनल में जाऊँगा और मेरे पास जो ऑलरेडी सर्वर चल रहा है उसको मैं हटा दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा, सही है। अब मैंने अपना सर्वर टर्मिनेट कर दिया है, कंट्रोल सी करके। अब अगर मैं आऊँ इसको रिलोड करूँ, तो मुझे ये यहाँ से दे देगा सर्वर नॉट फाउंड, द साइट कैन नॉट बी रीच्ड, ठीक है। अब मैंने ये क्यों किया था मैं बताता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको वापस से एक मरतबा npm run dev करूँगा, ठीक है। और npm run dev मैंने यहाँ पे किया, सही है, ये स्टार्टिंग हो रहा है, स्टार्ट हो गया, रेडी हो गया, सही है। अब आप लोग देखिएगा कि मैं इसको रिलोड करूँगा, और यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे मेरे पास, मैंने इसको रिलोड कर दिया, ठीक है। अभी रिलोड हो रहा है, अब देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे ही मेरे पास वेबसाइट पूरी लोड हो गई, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, कंपोनेंट माउंटेड। मतलब ये कि कंपोनेंट हमारा माउंट हो चुका है। तो क्या हुआ कि जैसे ही हमारी वेबसाइट लोड हो रही थी या लोड हो गई, कंपोनेंट माउंट हो गया, सही है। तो हमारी क्या चीज़ रन हो गई, ये वाली कंसोल, सही है, ये वाला कंसोल, ये वाली लाइन रन हो गई, सही है। तो यूज इफेक्ट क्या करता है बेसिकली, जब हमारे पास लाइफ साइकिल पे कोई चेंज आता है, या तो कंपोनेंट माउंट हो या अनमाउंट हो या फिर अपडेट हो, तो उसके बेसिस पे वो वो चीज़ रन कर देगा। अब यहाँ पे ये माउंट पे रन करेगा, क्योंकि हमारे पास जो एरे है, डिपेंडेंसी एरे है, वो एम्प्टी है। अब ये डिपेंडेंसी एरे क्या है, देखें, डिपेंडेंसी एरे के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं। उन, अगर आप लोग चाहते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैंने यहाँ पे जो काम करवाया है, वो किस लिए वो किस पे करवाया है कि जब वेबसाइट लोड हो, जब भी लोड हो, पहली मर्तबा जब लोड हो, सही है, तो क्या चीज़ हो जाए, तो यहाँ पे जो भी लॉजिक लिखी होगी वो रन करेगी, या तो कोई एनिमेशन आ जाए, या कोई फैच एपीआई से डाटा फैच हो जाए। अब ये एपीआई क्या होती है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो कोई घबराने की बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये भी आपको पता चल जाएगा एपीआई के बारे में। जिन लोगों को पता है तो वो लोग बस ये समझ लें कि एपीआई से हमारा डाटा फैच हो जाता है, वो भी किस तरीके से हम यूज इफेक्ट के थ्रू करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी हम एम्प्टी एरे देते हैं। एम्प्टी एरे का मकसद ये होता है कि जब भी वेबसाइट लोड हो, तो फिर हमारे पास ये वाली चीज़, ये वाली लॉजिक चल जाए, और जब वेबसाइट लोड हो रही होगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि एपीआई से डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अगर हमारे पास एम्प्टी एरे की जगह यहाँ पे मैं लिख दूँ काउंट, तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे काउंट लिख दूँ तो क्या होगा, मतलब काउंट, यहाँ पे मैंने काउंट लिखा है, ये काउंट है क्या, काउंट हमारी की स्टेट है, अभी हमने देखा था, सही है, यूज स्टेट ने एक वेरिएबल प्रोवाइड किया था काउंट। तो अब बेसिकली होगा क्या कि जब जब मैं इस काउंट को चेंज करूंगा, किस काउंट को, ये यूज स्टेट के काउंट को, जब जब मैं काउंट के वेरिएबल को चेंज करूंगा, तो मेरे पास ये वाली चीज रन होगी। समझ आई बात, जब जब मेरे पास काउंट का वेरिएबल चेंज होगा, या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा,
तो मेरे पास क्या होगा कि ये वाली चीज़, कौन सी चीज़, लाइन नंबर 10 पे जो मेरा कोड है वो रन होगा। सही है। तो हमने क्या किया कि ये डिपेंडेंसी एरे है हमारे पास, इस डिपेंडेंसी एरे के अंदर हमने बता दिया कि भाई तुम यूज इफेक्ट जो है, ये वाला यूज इफेक्ट है, ये किस पे डिपेंडेंट है, ये इस काउंट पे डिपेंडेंट है। तो अब जब जब हमारे पास ये काउंट चेंज होगा तो हमारे पास ये यूज इफेक्ट रन होगा। ठीक है, कंपोनेंट माउंटेड हमारे पास रन होगा। सही है। तो अब मैं इसका डेमो भी करके दिखा देता हूँ। अगर मैं आऊँ अपने वापस से वेबसाइट पे, ये हमने लोड किया, ये कंपोनेंट माउंटेड आ गया। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब अगर मैं क्या करूँगा, अपना काउंट चेंज करूँगा, मतलब अपने काउंट के वेरिएबल को चेंज करूँगा, वो कैसे होगा, स्टेट चेंज करने पे। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस के बटन पे दबाऊँ तो आप लोग अब देखोगे यहाँ पे कंपोनेंट माउंटेड आ गया। माइनस पे दबाऊँ तो वापस से कंपोनेंट माउंटेड आ गया। ये 2 का मतलब ये है कि ये 2 मरतबा आ चुका है। ठीक है, प्लस प्लस जैसे मैं करते जा रहा हूँ 6, तो यहाँ पे ये बढ़ते जा रहे हैं। देखें 7 किया 9 हो गया, 9 मरतबा, माइनस किया तो भी बढ़ रहा है। तो जब जब हमारा काउंट चेंज हो रहा है उस टाइम पे हमारे पास ये वाली लाइन रन हो रही है। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, यूज इफेक्ट क्या कर रहा है कि अपडेट होने पे, यूज इफेक्ट की लाइफ साइकिल की बात की थी मैंने, यूज इफेक्ट की लाइफ साइकिल में कंपोनेंट अपडेट होने की बात भी की थी। तो यहाँ पे कंपोनेंट अपडेट हो रहा है, माउंट होने पे तो रन हो रहा है, वो अपडेट होने पे भी वो ये वाली अपनी लॉजिक रन कर रहा है। अब इसके अंदर आप जो भी काम कराना चाहो, आप चाहो तो फैच करा लो एपीआई को, आप चाहो तो एनिमेशन लगा लो। सही है। तो मल्टीपल काम आप करवा सकते हो, कोई टाइमर चला दो। सही है, मल्टीपल आप काम करवा सकते हो इस पर। ये मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के एक करके कॉन्सेप्ट बताया कि काउंट जब चेंज हो रहा है, मतलब जब हम प्लस माइनस का बटन क्लिक कर रहे हैं तो हैंडल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चल रहा है, हैंडल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चल रहा है तो सेट काउंट का फंक्शन चल रहा है, और सेट काउंट का फंक्शन जब चलेगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे ही वैल्यू चेंज होगी तो ये पकड़ लेगा कि भाई कि तुम तो काउंट पे डिपेंडेंट थे, तो काउंट तो अब चेंज हो गया, तो तुम्हें भी अब ये कोड को रन करना पड़ेगा, तो ये कोड रन हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही काउंट चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये वाली चीज़ रन हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये एरे है, सही है, ये डिपेंडेंसी एरे है, तो यहाँ पे मल्टीपल आपके पास चीज़ें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक और स्टेट है, जैसे मैंने नेम की बात की थी, सही है, अगर मेरे पास नेम की स्टेट है, मैं वापस से लिख देता हूँ वो वाला कोड अपना जो मैंने पहले लिखा था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अहमद। ठीक है। तो अगर मेरे पास ये कोड है तो यहाँ पे मैं एक और डिपेंडेंसी दे सकता हूँ कि भाई जब तुम्हारा नेम चेंज हो तो भी, अगर तुम्हारा नेम चेंज हो रहा है तब भी तुम क्या करो कि ये वाला यूज इफेक्ट का कोड चला दो। सही है। तो अब हमारे पास 2 डिपेंडेंसी हो गई। काउंट पे तो वो चल रहा है, प्लस माइनस पे क्लिक करूंगा तब भी चलेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वापस से बटन बनाऊं और यहाँ पे वापस से ऑन क्लिक पे अपना सेट नेम एरो फंक्शन दूंगा, पहले एरो फंक्शन और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स सेट नेम का फंक्शन आ गया। सेट नेम के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, नाम लिख देंगे, टेस्ट लिख देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, और बटन पे लिख देता हूँ चेंज नेम। ठीक है। तो अब आप लोग देखोगे कि अगर अब मैं आऊँ अपने क्रोम में तो यहाँ पे एक बटन आ गया चेंज नेम का। अच्छा हाँ, इसको मैंने प्रिंट तो किया ही नहीं, तो इसको भी प्रिंट कर लेते हैं, अपने वेरिएबल को, नेम के वेरिएबल को। ठीक है। तो ये अहमद आ गया। अब मैं चेन नेम पे जब क्लिक करूँगा तो चेन नेम पे क्लिक करने पे भी आप लोग यहाँ पे कंसोल में देखना वो वाला कोड हमारा रन हो जाएगा, कंपोनेंट माउंटेड। सही है। वापस से मैं क्लिक करूँगा तो वापस से तो ये रन नहीं हो रहा। क्यों रन नहीं हो रहा, क्योंकि हमने जब एक मरतबा क्लिक कर दिया तो उसने सेट नेम टेस्ट कर दिया। अब वो ऑलरेडी सेट है ना टेस्ट, अब वो ऑलरेडी सेट है टेस्ट। अब अगर मैं इसको चेंज करूँ, कुछ और कर दूँ, सही है, अब इसको मैं अगर रन करूँ चेंज नेम को वापस, तो अब ये कॉम्पोनेंट माउंटेड आ गया। अब मैं प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये फिर रन हो रहा है। सही है। तो ये एक और बात हमें पता चली कि अगर हमारी स्टेट सेम है और वापस से हम उसको वही चीज़ करना चाह रहे हैं तो फिर हमारे पास ये कोड रन नहीं होगा, मतलब यूज इफेक्ट वाला, आपकी स्टेट चेंज होनी चाहिए। खैर, कॉन्सेप्ट जो है मेन हमारा यहाँ पे वो ये है कि ये डिपेंडेंसी एरे है, इसके अंदर जो जो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा होगा, जैसे काउंट पे डिपेंड कर रहा था तो हमने काउंट डाल दिया कि भाई हम ये चाहते हैं कि काउंट प्लस या माइनस हो तो ये वाला कोड चल जाए। हम ये चाहते हैं जब भी नेम प्लस माइनस कह रहा हूँ, जब भी नेम हमारा चेंज हो, एडिट हो, कोई भी नेम हमारा चेंज करे तो क्या चल जाए, ये वाला कोड चल जाए। तो हमने इसको डिपेंडेंसी एरे में डाल दिया। समझ आई बात। अब यहाँ पे मल्टीपल और भी चीज़ें आप डाल सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला, वो आपकी मर्जी है, जितनी स्टेट्स हैं आप डाल दो। सही है। आपके कोड पे डिपेंड कर रहा है, आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड कर रहा है कि आपकी डिमांड क्या है। सही है, मतलब प्रोजेक्ट की डिमांड क्या है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। सही है। अच्छा जी। और यहाँ पे आप और भी चीज़ें डाल सकते हो कि आपको काम क्या क्या करवाना है।
ठीक हो गया। अगर आपको सिर्फ माउंट पे काम करवाना है कि सिर्फ एक मरतबा रन हो जब वेबसाइट लोड हो, तो उसके लिए एम्प्टी एरे इस तरीके से आ जाएगी। एम्प्टी एरे कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारा यूज इफेक्ट का टॉपिक हो गया। अब एक क्या कहते हैं, मैंने क्या बोला था कि इंटरेस्टिंग चीज़ करवाऊंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे चैट जीपीटी खोलता हूँ और हम क्या करेंगे कि मैं ये चाहता हूँ कि प्लस माइनस पे जैसे ही मेरा क्लिक हो ना, जैसे ही प्लस माइनस पे मैं अकाउंट को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करूँ, तो क्या हो जाए कि मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, रैंडमली कलर चेंज होते रहे। सही है, तो कितना अच्छा लगेगा ये चीज़। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल सा मैं एक अपने चैट जीपीटी पे जाऊँगा और एक चीज़ यहाँ पे मैं इसको दूंगा। मैं इसको बोलूँगा कि राइट मी अ फंक्शन। अच्छा, चैट जीपीटी यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है, सही है। राइट मी अ फंक्शन इन टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट है, टू जनरेट रैंडम कलर्स। ठीक है, मैंने इसको क्या प्रॉम्प्ट दिया, राइट मी अ फंक्शन इन टाइप स्क्रिप्ट टू जनरेट रैंडम कलर्स। सही है, टू जनरेट नहीं, टू रिटर्न रैंडम कलर। सही है, एक वक्त में एक कलर चाहिए, जब फंक्शन कॉल हो एक रैंडम कलर में बस रिटर्न हो जाए, और कलर कोड क्या हो उसका इस तरीके से, इन कलर हेक्स हेक्स कोड। ठीक है, तो मैंने इसको बता दिया कि एक ऐसा फंक्शन टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो कि जब भी वो कॉल हो तो वो क्या करे, एक रैंडम कलर मुझे दे दे। रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, पर्पल हो सकता है, पिंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं ये फंक्शन कॉपी करूंगा यहाँ से और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूंगा। अब मैं एक चीज़ करवा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। मैं फंक्शन को कहाँ रखूँ, जो जहाँ मेरे सारे फंक्शन नीचे बने हैं यूज इफेक्ट के नीचे रख देते हैं इस फंक्शन को। ठीक है, ये मेरा आ गया फंक्शन एक। अच्छा जी, तो अब मैं एक काम करता हूँ कि मैंने ये चीज़ करवा ली। अब मैं क्या चाह रहा था कि जब भी मेरा प्लस या माइनस पे क्लिक हो, यानी जब भी मेरा स्टेट चेंज हो, नंबर की स्टेट चेंज हो, तो मेरे पास बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। ठीक है, अभी मेरा बैकग्राउंड कलर क्या चल रहा है, अभी मैं इसको बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सेट कर देता हूँ। मेरा जो मेन डिव है उसमें मैं सेट कर देता हूँ बीजी डैश, और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ बीजी डैश वाइट। सही है, कलर कोड में दे देता हूँ बीजी डैश एफ एफ एफ, मतलब वाइट दे दिया मैंने इसको। ठीक है, तो ये भी वाइट था, वाइट ही रहेगा। ठीक है, अब मैं इसकी जगह अगर यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँगा, तो मैंने क्या करना है, सिंपल मैंने एक यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है। ये क्या कर रहा है, अच्छा इसको फंक्शन को आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। देखें कोडिंग क्या है, कोडिंग बेसिकली अगर मैं कोडिंग की बात बताऊँ तो जो आपके पास कोड होता है ना, उसको आपको पूरा समझने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको उसकी मेन मेन फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए ये फंक्शन कर क्या रहा है, कैसे कर रहा है, ये नहीं पता होने की ज़रूरत है। सही है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि एक रैंडम कलर, इसको जब भी हम कॉल करेंगे एक रैंडम कलर रिटर्न कर देगा। अब ये कैसे कर रहा है, अंदर की टेक्निकलिटी क्या है, वो आपको पता होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि भाई ये कोड का पार्ट कर क्या रहा है, कैसे कर रहा है, ये ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रोफेशनल इवन इन द प्रोफेशनल इन्वायरमेंट जहाँ पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी आपको पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स नहीं समझ आ रहे होते। आपको सिर्फ पूरा एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि भाई ये फंक्शन कर क्या रहा है। सही है, हाँ, अगर आप वो पूरा फंक्शन खुद लिख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ये कर क्या रहा है, क्योंकि आपने वो खुद लिखे। अब ऑब्वियसली मैंने आपने इंटरनेट की मदद से, चैट जीपीटी की मदद से किया है, तो मुझे ये नहीं पता। हाँ, अगर कोई समझना चाह रहा है, उसके पास टाइम है, तो वो समझ सकता है। ठीक है, तो अभी हमारी लॉजिक यहाँ पे वीडियो का मकसद ये नहीं है कि मैं लॉजिक बनाना सिखाऊं, तो इस चीज़ को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। सिर्फ हमें ये पता है कि एक रैंडम कलर जनरेट करके दे रहा है। जितनी बार आप कॉल करोगे तो ये रैंडम कलर जनरेट करके देगा। अब इस फंक्शन को कॉल कहाँ करें, ये हमने बना तो दिया, अब देखते हैं। देखें, हमने क्या बताया था कि जब भी काउंट चेंज हो तो यूज इफेक्ट रन हो रहा है, ऐसा ही है। जब भी काउंट चेंज हो रहा है हमारा तो यूज इफेक्ट रन हो रहा है, तो क्यों ना इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर लूँ। सही है, अब होगा क्या, जब भी काउंट चेंज होगा तो हमारे पास ये वाली लाइन चलेगी और ये वाली लाइन चलेगी। तो जब भी काउंट चेंज हो रहा है, काउंट कब चेंज हो रहा है, जब हम प्लस या माइनस के बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो जब भी काउंट चेंज होगा ये दोनों लाइन चलेगी। अब हमने एक कलर जनरेट कर लिया, अब इसको हम लोग सेव भी करवा लेते हैं। सेव कहाँ करवाते हैं इसको, एक वेरिएबल में, कलर के नाम से मैंने एक वेरिएबल दे दिया। सही है, अब हम लोग एक और स्टेट बनाते हैं लेट, और इस स्टेट का नाम रखते हैं बैकग्राउंड, मतलब वेरिएबल का नाम हमने बैकग्राउंड रखा, और सेट बैकग्राउंड। सही है, इसका नाम हम रख देंगे सेट बैकग्राउंड। ठीक है, तो बैकग्राउंड वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम क्या, सेट बैकग्राउंड, और इज इक्वल्स टू यूज स्टेट उसी तरीके से। और ओरिजिनली हम लोग क्या रखेंगे, ओरिजिनली भाई हमारी स्टेट में एफ 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 यानी कि वाइट है, कलर हमारा क्या है ओरिजिनली वाइट।
सही है। इनिशियली जब हमारी ये कोड रन होगा तो हमारे पास वाइट कलर है, किसके अंदर, बैकग्राउंड के अंदर। ठीक हो गया, तो बैकग्राउंड के अंदर इनिशियली वाइट है। अब जब हम यहाँ पे सेट बैकग्राउंड कलर के फंक्शन को कॉल करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो भी दूसरा कलर होगा वो जो भी जनरेट हो रहा है दूसरा कलर, वो हमारे पास इस सेट बैकग्राउंड के थ्रू बैकग्राउंड में चले जाएगा, मतलब वो सेट हो जाएगा। सही है, हम बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, सिंपल, यहाँ पे हम यूज इफेक्ट के अंदर हमने कलर जनरेट करवाया हुआ है, रैंडम कलर। सही है, इसको मैं कर देता हूँ रैंडम कलर, रैंडम कलर। ठीक है, ये रैंडम कलर के अंदर हमारे पास कोई भी रैंडम कलर आ रहा है, सही है, फंक्शन के थ्रू। तो हम क्या सिंपल क्या करेंगे, सेट बैकग्राउंड कलर, और उसके अंदर हमने रैंडम कलर पास कर दिया। अब हमने जब ये सेट बैकग्राउंड के अंदर रैंडम कलर पास किया तो ओरिजिनली एफ एफ यानी कि वाइट था। अब जो भी रैंडम कलर आएगा वो कहाँ चला जाएगा, वो बैकग्राउंड के अंदर चला जाएगा। ठीक हो गया। अब सिंपल इस बैकग्राउंड को हमें यूज़ करना है अपनी क्लास के अंदर, तो नीचे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको सिंपल यूज़ कर लेंगे। अब हाँ, इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, देखिए अब इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि अभी अगर मैं इस तरीके से इसको रन करूँगा ना तो ये काम नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको टेम्पलेट ट्यूटोरियल में रन करना पड़ेगा। टेम्पलेट ट्यूटोरियल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको टैब के ऊपर जो हमारे पास टिल्ट का निशान होता है, सिंबल होता है, वो करना पड़ेगा। तो मैं टिल्ट का निशान यहाँ पे कर रहा हूँ, इस तरीके से ये आ गया, और यहाँ पे भी इस तरीके से ये आ जाएगा, इस तरीके से एंड में भी। और इसके से पहले हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स भी आएंगे इस तरीके से। तो ये इसका पूरा सिंटैक्स है क्लास का, कि अगर आप लोग ये टिल्डा इसको हम कहते हैं, ये जो हमारे पास है टैब के ऊपर, कीबोर्ड में टैब के ऊपर ये टिल्डा होता है, इसे आई थिंक टिल्डा ही कहते हैं मेरे ख्याल से, पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं खैर। तो इस ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स लिए और ये टिल्डा लिया, और ये यहाँ पे क्लासेस के नेम्स आ गए। अब इस क्लासेस के नेम्स के अंदर हमारे पास बीजी डैश बैकग्राउंड भी है। तो ये बैकग्राउंड तो हमारे पास एक वेरिएबल है ना, बैकग्राउंड क्या है हमारे पास, ये बैकग्राउंड हमारे पास एक वेरिएबल है। सही है, यूज स्टेट का वेरिएबल है, इसको हमने यहाँ से सेट करवाया हुआ है। सही है, इसको मैं बैकग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड है, ठीक है। सही है, अब ठीक हो गया। तो ये बैकग्राउंड एक वेरिएबल है, तो इसको हम लोग अब यहाँ पे यूज़ करना अगर चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने टिल्डा वो सब लगा लिया, अब यहाँ पे हमें एक डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा, डॉलर, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगे, एंड में भी कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा। सही है, अब हमारा बिल्कुल सब कुछ सेट हो गया है, हमने अच्छे से इसको सेट कर लिया है। ठीक है, ये रैंडम कलर जनरेट भी हो रहा है हमारा। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे इस तरीके से हैश भी लगा देंगे, शुरू में हैश भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो बैकग्राउंड कलर जनरेट कर रहे हैं, सॉरी, बैकग्राउंड कलर में हम लोग यहाँ पे हैश लगा रहे हैं। ठीक है, तो सही है, हमें हैश की ज़रूरत नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि हमारी लॉजिक सही काम कर रही है। तो अब अगर मैं इस पेज को रिलोड करूँ और प्लस पे क्लिक करूँ तो अभी हमारे पास ये सही लॉजिक काम नहीं कर रही है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें इशू क्या है, इशू ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे इसको प्लस माइनस कर रहे हैं और हम यहाँ पे अपनी डिफ की क्लास को यहाँ से इंस्पेक्ट से देखें, तो देखें हमारी यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर की क्लास है वो चेंज हो रही है। देखें इस तरीके से हमारे पास बैकग्राउंड कलर की क्लासेस चेंज हो रही हैं। देखें यहाँ पे DB84 है, मैं प्लस दबाऊंगा चेंज हो जाएगी, लेकिन फिर अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। इसका रीज़न ये है कि टेलविंड ना, जो क्लासेस होती हैं बैकग्राउंड की, वो रन टाइम पे बिल्ड, जब हमारे पास प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा होता है, वेबसाइट लोड हो रही होती है, तो उस टाइम पे वो क्लासेस को डिफाइन करता है। अब ये जो क्लासेस हैं ये डिफाइन नहीं हुई, देखिए क्लासेस चेंज हो रही हैं। तो इसका जो हल है, सोल्यूशन है, वो ये है कि थोड़ा सा हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी अपने कोड में, छोटी सी चेंजिंग। वो ये है कि हम लोग यहाँ पे अभी बैकग्राउंड कलर टेलविंड के क्लासेस के थ्रू चेंज करवा रहे हैं। तो हम यहाँ पे टेलविंड की क्लास से चेंज नहीं कराएंगे बैकग्राउंड कलर, बल्कि हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे ये टिल्डा विल्डा की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे हम क्लासेस में हम देते हैं अपना, सिंपल उस तरीके से मैं वापस से क्लासेस डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया इस तरीके से, और यहाँ से भी मैं हटा दूंगा, सिंपल तरीके से क्लास डिफाइन हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक स्टाइल का टैग दूंगा, और स्टाइल के टैग के अंदर हम लोग डबल कर्ली ब्रैकेट्स लेंगे। सही है, तो स्टाइल का टैग कह रहा हूँ, स्टाइल का एट्रीब्यूट है। स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की एक प्रॉपर्टी दूंगा, और यहाँ पे मैं अपने जो बैकग्राउंड, मेरा जो बैकग्राउंड का वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल जिसको हम सेट करवा रहे हैं रैंडम कलर, ये वाला, इसको यहाँ पे ये बैकग्राउंड दे दूंगा। सिंपल, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड दे देना है इस तरीके से। तो अच्छा, यहाँ पे हमें डॉलर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डबल हमने कर्ली ब्रैकेट्स ऑलरेडी लगा दिए, तो ये ऑलरेडी एज अ वेरिएबल उठा लेगा। अब हम अगर इसको चेक करें अपने कोड को, तो अब इसको सक्सेसफुली रन करना चाहिए।
तो अब अगर मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँ तो अब हमारे पास रैंडमली कलर्स काउंट के चेंज होने पे आ रहे हैं। अच्छा, और डिक्रीज करने पे भी आ रहे हैं, इंक्रीज करने पे भी आ रहे हैं, क्योंकि काउंट तो चेंज हो रहा है ना, डिक्रीज करें या इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट करें। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं मेरी वेबसाइट है ना उसको लोड करने पे यहाँ पे कलर नहीं आए, सही है, रैंडम कलर नहीं आए, सिर्फ बटन पे क्लिक करने पे ही रैंडम कलर चेंज होते रहे, लेकिन वेबसाइट लोड करने पे ओरिजिनली वाइट है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे कि अभी जो हमारा सेट बैकग्राउंड कलर चल रहा है ना, वो यूज इफेक्ट के अंदर डायरेक्टली चल रहा है। तो जब हमारी पहली दफ़ा वेबसाइट लोड होती है तो यूज इफेक्ट तो चलता ही है, माउंट होने पे ये चलेगा ही चलेगा। काउंट पे भी चल रहा है, नेम काउंट के चेंज होने पे भी चल रहा है, नेम के चेंज होने पे भी चल रहा है, और माउंट पे भी चल रहा है। मतलब जब पहली दफ़ा हमारी वेबसाइट लोड हुई तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम ये कर देंगे कि यहाँ पे इफ़ लगा देंगे, इफ़, और इफ़ के अंदर हम लोग इस दोनों चीज़ों को रख देंगे कि हम चाहते हैं कि जब हमारा काउंट, अगर काउंट हमारा ज़ीरो के बराबर नहीं है, यानी इनिशियली हमारे पास काउंट क्या है, ज़ीरो के बराबर है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे अगर काउंट इनिशियली ज़ीरो के बराबर नहीं है, सही है, तो फिर ये चीज़ हमारी रन हो जाएगी। अब क्या होगा, जब पहली दफ़ा हमारी वेबसाइट रन होगी तो वो चेक करेगा कि क्या काउंट ज़ीरो के बराबर है या क्या काउंट ज़ीरो के बराबर नहीं है। अब पहली दफ़ा तो वेबसाइट जब हमारी रन होगी तो काउंट तो ज़ीरो है, तो वो बोलेगा भाई काउंट तो ज़ीरो हो गया, तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये रन नहीं होगा और ये इसको रन नहीं करेगा, कलर को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने एक तरीके से इस पे चेक लगा दिया भाई कि अगर काउंट ज़ीरो है तो फिर ये रन नहीं करो। मतलब ये रन होने के लिए क्या होना चाहिए कि काउंट ज़ीरो ना हो, सही है। तो इसको मैं इस तरीके से यहाँ से अगर मैं रिलोड करूँ, और अब देखें अगर मैं रिलोड कर रहा हूँ तो फिर ये क्या हो रहा है कि मेरे पास कलर चेंज नहीं हो रहा। तो प्लस कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ तो भी कलर चेंज हो रहा है रैंडमली, प्लस कर रहा हूँ तो भी कलर चेंज हो रहा है रैंडमली। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया कि कैसे हम लोग यूज इफेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों में। ये तो एक फन एक्टिविटी थी मैंने जो करवाई कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो करके दिखा दिया। एक छोटा सा मैं रिकैप देता हूँ जल्दी से कि यूज स्टेट हमारे पास क्या कर रहा है, बेसिकली कंपोनेंट की स्टेट चेंज कर रहा है। अब वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सही है। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग भी चेंज करके, नाम भी चेंज करके दिखाया था। और काउंट, अब उससे हमने काउंटर बना लिया। सिंपल हमने कैसे काउंटर बनाया, दो बटन बनाए, एक प्लस का एक माइनस का। और माइनस के बटन में हमने हैंडल डिक्रीमेंट लगा दिया, हैंडल इंक्रीमेंट लगा दिया। ये फंक्शंस क्या करते हैं, ये सिर्फ हैंडलर्स है हमारे। यहाँ पे आप जितनी भी लॉजिक लिखना चाहो लिख सकते हो। यहाँ पे अंदर मेरे पास जो सेट काउंट का मेथड है वो कॉल हो रहा है। वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि सेट काउंट का जो मेथड है वो हमें पहले से प्रोवाइडेड है, किसकी तरफ से, स्टेट की तरफ से। यूज स्टेट का सेट काउंट का हमें पहले से मेथड प्रोवाइडेड है। ये मेथड का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, रिकमेंडेड है कि सेट के साथ रखो, SET। अच्छा, तो ये मेथड से हम लोग इसकी स्टेट को अपडेट करवा रहे हैं। ठीक है, जो भी लॉजिक लगाना चाहो कि आप काउंट कब अपडेट कराना चाह रहे हो कब नहीं, तो आप वो इफ़ की तरह इफ़ एल्स में लगा सकते हो, सही है। जो भी आप लॉजिक लगाना चाहो, तो ये हो गया। तो ये हो गया यूज स्टेट का। ठीक है, यूज स्टेट में ध्यान रहे कि सबसे पहले यूज स्टेट आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, नीचे नहीं। कोड में सबसे पहले फंक्शन के अंदर ये डिक्लेयर होता है, ठीक है, और इंपोर्ट करना नहीं भूलिएगा इसको। अच्छा, अब आते हैं यूज इफेक्ट पे। तो यूज इफेक्ट और यूज स्टेट को हम लोग साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के लिए किया। मैंने क्या किया कि हमने एक ये क्या किया कि एक बैकग्राउंड कलर की स्टेट बनाई, बैकग्राउंड, और सेट बैकग्राउंड इसका फंक्शन है जिससे वो चेंज हो रहा है। ओरिजिनली क्या था कलर, FFF यानी वाइट। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमने देख लिया। अब बैकग्राउंड का जो कलर है उसको हम लोग कैसे चेंज करवा रहे हैं, हमने क्या किया कि यूज इफेक्ट के अंदर हमने रैंडम कलर को जनरेट करवाया। वो फंक्शन ये रहा हमारा रैंडम कलर का जनरेटर। इसमें क्या हो रहा है ये आपको नहीं ज़रूरत है, बस ये पता होना चाहिए कर क्या रहा है फंक्शन, ये रैंडम कलर को जनरेट करके रिटर्न कर रहा है। ठीक है, रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न करेगा तो ये फंक्शन में जो भी कलर आएगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा रैंडम कलर में। उसको हम लोग किस में भेज देंगे, सेट बैकग्राउंड में। सेट बैकग्राउंड क्या कर रहा है, सेट बैकग्राउंड बेसिकली ये जो भी स्ट्रिंग आई है, जो भी कलर आया है, वो बैकग्राउंड के वेरिएबल के अंदर अपडेट कर देगा, सेट कर देगा। ठीक है, जब ये सेट हो गया तो अब जब ये जैसे ये सेट हो जाएगा तो बैकग्राउंड के वेरिएबल को हमने बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी के अंदर रख दिया। तो बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज होता रहेगा क्लिक पे। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि ये क्लिक पे चेंज होगा, क्योंकि हमने डिपेंडेंसी एरे का इस्तेमाल किया। डिपेंडेंसी एरे के अंदर हमने इसको काउंट लगा दिया भाई कि जब भी काउंट चेंज होगा तो ये वाला कोड चलेगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जब भी काउंट इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, सही है।
वो दोनों पे ये काम हो जाएगा, तो ये डिपेंडेंसी एरे कहलाती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये थी आज की क्लास, आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मुझे भी थोड़ा सा ये जब मैंने शुरू में पढ़ा था तो मुझे मुश्किल लगा था, लेकिन आई होप मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।